नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं हूं जेनिफर, आपके साथ आप सभी किसान भाई का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हम हो गए हाजिर। आज के इस कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे दुधारू पशुओं में टीकाकरण और जैविक और प्राकृतिक खेतों की उपयोगिता। लेकिन आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि समाचार से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास कृषि समाचार में। पशुओं को ठंड से बचाए, हो सकते हैं बीमार। नारियल के भूसे में बने पौध तैयार करें, पौध होंगे रोग मुक्त। सब्जी मटर के उन्नत प्रभेद अपनाएं, ज्यादा उत्पादन पाएं। किसान भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें भूमि संरक्षण से लेकर मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जल संरक्षण के उपाय भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अलावा राज्य सरकार भी पक्का चेक डैम के साथ साथ आहर एवं पईन निर्माण में जुटी हुई है, जिसके सुखद परिणाम भी नजर आ रहे हैं। भूमि संरक्षण के अधीन पहले केवल भूमि का संरक्षण किया जाता था। अभी हम भूमि की गुणवत्ता भी बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, उसमें उसके मिट्टी की पानी की क्षमता रखने की बढ़ाते हैं, वाटर का स्टोरेज करते हैं, ग्राउंड लेवल बढ़ाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं। सब पशुपालक किसान बंधु, ठंड की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, इसलिए आप अपने पशुओं का खास ख्याल रखें। अभी से जाड़े के मौसम तक पशुओं को रात में 50 से 60 ग्राम गुड़ प्रतिदिन खिलाएं। इससे उनके शरीर में गर्मी बनी रहेगी। पशुओं के निवास स्थल को भी ठंडी हवा से बचाएं। इसके साथ इस मौसम में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी का भी शीघ्र उचित इलाज करवाएं। पशु आपके धन है, इसलिए पशुधन का उचित प्रबंधन बदलते मौसम में अवश्य करें। खेती किसानी में महिलाओं का उतरना कोई नई बात नहीं। खबरें खेती में आज आप मिली एक सफल आत्मनिर्भर महिला किसान अनीता देवी से, जो वैशाली जिले के मीनापुर ग्राम के निवासी हैं। ये सब्जियां उपजाती हैं और जैविक विधि से खेती करना इन्हें प्रगतिशील किसानों की कतार में लाकर खड़ा करता है। ये अनीता हैं, महिला हैं, इसलिए फसलों की परवरिश का हुनर इन्हें मालूम है और धैर्य तो है ही। कद्दू की फसल में से खरपतवार हटाती दिख रही अनीता देवी जैविक विधि से खेती कर रही हैं, जिसमें ये सड़े हुए गोबर का इस्तेमाल करती हैं। कद्दू के अलावे ये अपने खेतों से हर वर्ष 4 फसल लेती हैं। जैविक खेती हम करते हैं और जैविक खेती से जाना जाते हैं किसान दीदी। और मैं जब खेती करती हूँ तो पूरा गोबर देती हूँ एक सलसरा करके, और उसके बाद हम 4 फसल इसमें से निकालते हैं। जो अभी मेरा कद्दू है, इसके बाद आलू निकालेंगे, फिर उसके बाद मक्का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम खीरा निकालेंगे, फिर कद्दू निकालेंगे। पति की मौत के बाद किसानी की कमान संभालने वाली ये महिला आज आत्मनिर्भर हो चुकी है। स्वयं तो जैविक खेती कर ही रही है, अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही है। किसान भाइयों, सरकार आजकल वैसे कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है जो फसलों की कटाई के साथ साथ फसल अवशेष प्रबंधन भी करे, ताकि खेतों में फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है ना पहुंचे। केंद्र एवं राज्य सरकारें ऐसे कृषि यंत्र पर अधिकतम सब्सिडी भी दे रही है। फसल कटाई के साथ फसल अवशेष प्रबंधन का एक बेहतरीन कृषि यंत्र है स्ट्रॉ रीपर। स्ट्रॉ रीपर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो खेतों में फसल अवशेषों को भूसे में बदल देता है। ये भूसा पशुओं के आहार के रूप में काम आता है। कंबाइन हार्वेस्टर से सिर्फ फसल के ऊपरी यानी अनाज वाले हिस्से की कटाई हो पाती है और बाकी अवशेष खेतों में ही रह जाते हैं। स्ट्रॉ रीपर इसी समस्या का समाधान है।
ये एक साथ 3 तरह के काम करता है। खेत में खड़ी फसल काटने के बाद थ्रेसिंग करना और पुआल साफ करना अथवा भूसा बनाना। अक्सर ट्रैक्टरों के साथ जोड़कर इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, जमाना तकनीक का है। नर्सरी में मिट्टी की मदद से पौधों को तैयार करने की विधि एक प्रचलित विधि है, लेकिन एक नई तकनीक है नारियल के बुरादे में, जिसे कोकोपीट कहा जाता है। बीज रोपण कर पौधों को तैयार किया जाता है। इस तकनीक से पौधे एक समान आकार में बढ़ते हैं। मिट्टी पानी को तुरंत सोख लेती है, लेकिन कोकोपीट पौधे की नमी बरकरार रखने में सहायक होता है। पौधे रोग मुक्त होते हैं और सभी पौधों को एक समान पोषण भी मिलता है। किसान भाइयों, सब्जी मटर लगाने का सही समय आ चुका है। आप 15 नवंबर तक मटर की बुवाई कर लें, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए आप सब्जी मटर के उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल अवश्य करें। कृषि वैज्ञानिक सब्जी मटर की अगेती खेती के लिए अर्केल, आजाद P1, P3, PSM 3, 4 तथा बिहार की जलवायु के लिए ज्यादा उपयुक्त प्रभेद PM CHR1 को सब्जी के उन्नत प्रभेद मानते हैं। आइए देखते हैं मंडी भाव। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के ताज़ा भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। सोनम चावल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 2600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं MP 3600 रुपये प्रति क्विंटल, सरवती गोल्डन गेहूं 3800 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम विभाग द्वारा कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर अमल कीजिए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेतों में धान के बचे अवशेषों को जलाने के बाद उन्हें मिट्टी में ही मिला दें। इससे वातावरण की नमी मिट्टी में ही सुरक्षित रह जाती है, जो अगली फसल के लिए लाभदायक होगा। अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाएगा क्योंकि आज के सेगमेंट में बहुत कुछ खास है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई का बहुत बहुत स्वागत है। भारतवर्ष में खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुधन पर भी खूब ध्यान दिया जाता है। पशुधन के अधिकतर किसान इसे अतिरिक्त आय के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसे में पशुओं को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, लेकिन पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार रजक से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप यानी कि किसान सबसे बेहतर विशेषज्ञ खास करके कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन कुछ तकनीक है जो विज्ञान हमें देती है और उन तकनीकों को हम सरजमीन पर वैज्ञानिकों के सहारे ही उतारते हैं। टीकाकरण की आज हम बात करते हैं पशुओं में। टीकाकरण के प्रति आज भी बहुत लोग जागरूक हुए हैं, किसान हमारे बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ापन है।
लोग टीकाकरण के प्रति उतने अधिक जागरूक नहीं हुए जितना होना चाहिए था। टीकाकरण क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, कितना जरूरी है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज कुमार रजक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज हम बात करते हैं कि टीकाकरण पर। सर, टीकाकरण पशुओं में कितना जरूरी है और किन पशुओं को टीकाकरण जरूरी है, किन पशुओं में टीकाकरण नहीं, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस विषय पर। तो सबसे पहले सर हमको ये बताइए कि टीकाकरण क्यों जरूरी है पशुओं में। जी, धन्यवाद मुकेश जी। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि टीकाकरण की ज़रूरत क्या है और टीकाकरण सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टीकाकरण है क्या। तो देखिए, मनुष्य हो या जानवर, हर एक के शरीर में पहले से रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो मौजूद होती है। जो भी हमारे रक्त कोशिकाएं हैं उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होती है, इससे लड़ने की क्षमता पहले से ही मौजूद होती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो भी इम्यूनिटी हमारा है, प्रतिरक्षा है और कोशिकाएं जो है लड़ने वाली, वो सुषुप्त अवस्था में होती है। तो इस प्रकार अगर कोई रोग का जीवाणु या विषाणु शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो उसको ये हरा नहीं पाती है, जिसके कारण पशु का शरीर या इंसान का शरीर बीमार पड़ जाता है। तो इसी प्रतिरोधक क्षमता को जगाने के लिए, इन्हीं कोशिकाओं को जगाने के लिए जो हम लोग पदार्थ प्रयोग करते हैं उसी को टीका बोलते हैं या वैक्सीन बोलते हैं। तो टीकाकरण आपको इसलिए ज़रूरी है कि जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। खासकर विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे अगर पशुओं की हम बात करें तो उसमें FMD है, रेबीज है, तो ये सारी बीमारियां जो वायरस जनित बीमारी है उसका अभी तक कोई दवा नहीं बनी है और उसके लिए जो है फिर जैसा सिम्टम होता है उसके अनुसार उपचार किया जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही मात्र उपाय होता है कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण कर दें, तो आपका पशु जो है उस बीमारी से ग्रसित ही नहीं होगा, जिससे कि आपको फिर बीमारी का नौबत नहीं आएगी और आपको जो है बीमारी पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा और पशु का भी जो है आपको उत्पादन घटेगा नहीं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। सर, टीकाकरण से ज़रूरी तो होता है, लेकिन फ़ायदा क्या है टीकाकरण ना कराने से, और कराने से क्या फ़ायदा है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, कराने से क्या फ़ायदा है पहले मैं वो बता देता हूँ। जब आप टीकाकरण कराएंगे तो आपका पशु जो है संक्रामक रोगों से बचा रहेगा। संक्रामक रोग यानी वैसा रोग जो एक पशु में हो जाते हैं तो दूसरे पशुओं में भी फैल जाते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में गलाघोटू, लंगड़ी, ये सब बीमारियां जो है काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और बहुत सारे पशुओं को चपेट में ले लेती है, जिससे बहुत सारे पशु हमारे मर भी जाते हैं। और दूसरी तरफ आप खुरपका मुँहपका रोग जो है जिसको FMD बोलते हैं, वो भी आप देखते होंगे कि अक्सर पशुओं में होता है। इसमें पशु की मौत तो कम होती है लेकिन उनकी उत्पादक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो आपका पशु जो है गलाघोटू, लंगड़ी, खोरहा और PPR जैसी संक्रामक बीमारियों से बचा रहेगा। तो आपको जो है बीमारी के फिर उपचार कराने के ऊपर खर्च नहीं आएगी, आपको पशु का उत्पादन कम नहीं होगा। तो इस तरह का ये आपका फ़ायदा होगा। और रही बात नुकसान की, तो देखिए, टीकाकरण करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही समय पर टीकाकरण नहीं कराएंगे और सही ढंग से नहीं कराएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। नुकसान किस प्रकार में होगा, तो सबसे पहले हम बता दें कि पशु में टीका किस परिस्थिति में नहीं करानी चाहिए। जैसे कि अगर आपका पशु गाभिन है और एडवांस प्रेगनेंसी में है, जैसे 5-6 महीने से ऊपर की गाभिन है, तो सामान्यतः हम लोग वैसे पशु को टीका नहीं कराते हैं। अगर आप वैसे पशु को टीका कराते भी हैं तो आपको काफ़ी केयर रखना पड़ेगा, आपको अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर पशु बीमार आपका पड़ गया, जैसे कि किसी पशु को गलाघोटू हो गया, किसी पशु को लंगड़ी रोग हो गया, खुरहा हो गया, तो उस परिस्थिति में आपको टीका कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ये टीका जो होता है बीमारी से रोकने के लिए होता है, न कि उसका उपचार के लिए होता है। तो अगर बीमारी हो गई तो फिर उसका उपचार कराना ही एकमात्र उपाय होता है। और वैसे में अगर आप टीका या पशु, देखिए, अगर कोई भी बीमारी से पीड़ित होता है तो वैसे परिस्थिति में टीका नहीं करानी चाहिए। टीका हमेशा स्वस्थ पशुओं का ही होता है।
तो अगर आप बीमार पशु को टीका करेंगे तो उसका शरीर पहले से ही बीमारी से लड़ रहा होता है, आपने उस पर टीका कर दिया तो पशु का जो है शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वैसे परिस्थिति में, और पशु को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वैसे में टीका नहीं कराएंगे। टीका को फिर आपको और चीज़ ध्यान रखने की बात होती है, टीका हमेशा ठंडे तापमान पर रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादातर टीका का जो है उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा अगर आप टीके को आप खुले में रखेंगे, धूप में रखेंगे तो वो टीका फिर ख़राब हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। पशु में जब आप लगाएंगे तो वो प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए टीका को जो है कोल्ड चेन मेंटेन करना आवश्यक है। और जो एक समय भी होता है कि आप सही समय पर टीका दें, जैसे कि HSBQ का टीका जो है मानसून के समय में चूँकि बीमारी होती है उसके पहले लगाते हैं। FMD का टीका साल में आपको 2 बार लगाना होता है, 1 जनवरी के महीने लगा दीजिए, 1 जुलाई के महीने में, जून जुलाई में लगा दीजिए। और टीका जो है आपको जैसे पशु जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से अगर टीका कराएंगे तो आपके शरीर पशु के शरीर में प्रतिरक्षा अच्छी बनी रहेगी। जैसे कि HSBQ का टीका जो है वो जन्म के जो है 4 महीने के बाद पहला डोज पड़ता है, उसके बाद 9 महीने के बाद जो है इसका बूस्टर डोज पड़ता है, और उसके बाद हम लोग एनुअली देते हैं, यानी मानसून आने के पहले हर एक साल फिर दिया जाता है। सर ये इस चीज़ को तो ज़रूर माना जा सकता है, आप चूँकि इस फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, इस पर आपका शोध भी है इसमें, और किसानों के बीच में भी जा रहे हैं कि टीकाकरण में जागरूकता अभी इतनी नहीं है जितनी की अपेक्षा रखते हैं। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसानों को, जो हमारे दर्शक हैं किसान हैं, उनको टीकाकरण के संदर्भ में? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए हमारा एक ही संदेश है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसा समझते हैं कि पशु को जब टीका देंगे तो पशु उससे बीमार हो जाती है या दूध कम हो जाता है, तो मेरा या ये अभी कि बेवजह टीका क्यों लगवाएं, तो ये सब देखिए गलत धारणा है। आप टीका जब कभी सरकारी कर्मी आपके पास टीकाकर्मी जब आए टीका देने के लिए पशुओं को, आप अपने पशुओं को ज़रूर से ज़रूर टीका लगवाएं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब टीका पड़ती है तो शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है थोड़ा सा। जैसे अभी हम लोग देखें, हम लोग कोविड में भी टीका हम लोग लगवाए हैं, तो टीका लगने के बाद बुखार तो आता ही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि 12 से लेकर 24 घंटे में अपने आप समाप्त हो जाता है। तो टीका लगाने से कभी भी दूध कम नहीं होता है, ये आप जान लें। और टीका लगाने से देखिए होता क्या है, जब बुखार आती है तो पशु थोड़ा सा खाना कम कर देता है, और उस खाना कम करने की वजह से थोड़ा सा दूध घटता है, लेकिन जिसको वो भी दूर किया जा सकता है। अगर पशु को आप टीका लगवाए हैं तो थोड़ा सा उसके बाद पाचक वगैरह अगर हम लोग उसे दे दें तो वो भूख भी कम नहीं होगा, पशु बराबर खाएगी और आपका दूध भी कम नहीं होगा। लेकिन दूध कम होने के डर से आप टीका नहीं करवाएं, ये अच्छी बात नहीं है। तो टीका आप ज़रूर करवाएं। हाँ, जो मैंने बताया था कि पशु अगर आपका बीमार है या गाभिन एडवांस प्रेगनेंसी में है, उस वक्त टीका नहीं कराएं। अन्यथा अगर आपका पशु स्वस्थ है तो टीका से आप भागे नहीं, अपने पशु को जरूर टीका करवाएं। टीकाकरण कितना ज़रूरी है ये हमारा जो इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ बताए हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर हो सकता है। बस आप एक कदम विज्ञान के साथ, हमारे वैज्ञानिक के साथ चलें तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा दुगना होगा और आप अपने खुद जागरूक बने। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप बहुत अधिक उन्नति कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सहायक होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और किसानों के आय का मुख्य साधन खेती। बाजारों में फसलों और सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक उत्पादन हेतु खेती के लिए अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल जो है वो खाद्य फसल जो होते हैं वो जहरीले हो जाते हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती की क्या उपयोगिता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत से। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय कृषि निदेशालय के द्वारा
जैविक खेती क्या है, रासायनिक खेती से किस प्रकार अलग है और इसके क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ बिहार राज्य जैविक खेती मिशन के सहायक निदेशक कृष्णकांत जी विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं। बताएंगे कि जैविक खेती के क्या क्या फायदे हैं। कृष्णकांत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जैविक खेती क्या है और इसको करने के पहले हमारे किसान भाई क्या क्या तैयारी रखें और सरकार की तरफ से क्या इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है। जैविक खेती हमारी पारंपरिक खेती है जो हम लोग 1960 के आसपास बात किया जाए, जहाँ से हम लोगों ने फर्टिलाइजर अंधाधुंध उपयोग किया और उपयोग करना आवश्यक इसलिए भी हो गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आज भी इसकी आवश्यकता है। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य में, पशुओं के स्वास्थ्य और खासकर जो हमारा हमारी तंत्र इकोसिस्टम पूरा इकोसिस्टम इससे बिगड़ गया है, क्योंकि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होने से क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से जो उपज होनी चाहिए थी, जो फल और फूल और जो पौधों का जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसमें डिस्टर्बेंस। तो सरकार ने और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को महसूस किया है कि जो फर्टिलाइजर है वो आवश्यक है खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए, लेकिन हमारे और वातावरण के स्वास्थ्य पे इसका जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसको कम करने के लिए या रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया। बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने योजनाएँ लाई, जैसे कि अब बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार में हमारे यहाँ जैविक कॉरिडोर योजना है। बिहार राज्य के 13 जिले, गंगा के किनारे जो 13 जिले चलेंगे और बिहार तक, इन 13 जिलों में इसमें पटना भी शामिल है। हम लोगों ने जैविक कॉरिडोर योजना को वर्ष 2019 में स्टार्ट की है और जैविक कॉरिडोर योजना में मुझे बताते हुए एक प्रसन्नता होगी, इसमें हम लोग 21,000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो किसान रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं और ये करीब 18,000 एकड़ में हमारे बिहार राज्य में खेती चल रही है। अगर मैं तकनीकी रूप से बात करूँ तो जैविक खेती क्या है, जैविक खेती को एक सिंपल सेंटेंस में अगर हम परिभाषित करना चाहेंगे तो वह खेती जो कि रसायन मुक्त खेती है। जैसे अगर हम यूरिया हम लोग डायरेक्ट बाजार से खरीदते थे, डालते थे, आगे डाल रहे हैं, लेकिन जो जैविक खेती किसान करेंगे यूरिया का उपयोग नहीं करें। हाँ, निश्चित रूप से पोषक तत्व तो पौधों को चाहिए, ज़मीन को चाहिए, मिट्टी को चाहिए, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है और भी सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको डालने का तरीका दूसरा तरीका ऐसे गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, तो जीवामृत बहुत ही प्रमुख वर्ड है। जीवामृत आज दुनिया में इसका बहुत नाम है। जीवामृत में हम लोग गाय की गोबर, और गाय भी वैसी गाय होनी चाहिए देसी, जैसे साहिवाल गाय, हमारे यहाँ गिर गाय है, राठी गाय है। आपको बताऊँ बहुत सरप्राइजिंग है कि 1 ग्राम गाय की गोबर, देसी गाय की गोबर में 300 करोड़ उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब इसको अगर हम यूज करेंगे खेतों में, जमीन में, तो होगा क्या, ज़मीन के अंदर जो आप जानते होंगे पहले केचुआ, जो कि नेचुरल वो फल है, वो जो केचुआ है वो केचुआ हमारा ज़मीन के अंदर अब खत्म हो रहा है। इससे खत्म होने का सिंपल कारण है कि हम जो रसायन जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो वो खत्म हो रहा है। क्योंकि अपने बातचीत के क्रम में बताया कि रासायनिक खाद भी कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसके कई नुकसान हो रहे हैं, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित हो रही है, साथ ही जो नेचुरल प्राकृतिक सूक्ष्म जीव है वो भी कम हो रहा है। तो क्या क्या उपाय अपनाए हमारे किसान भाई जिससे जैविक खेती करें और साथ ही मानव और भूमि का स्वास्थ्य दोनों बरकरार रहे, और इसके साथ ही किसान भाई का आय भी प्रभावित ना हो। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। किसान भाई जैसे मैंने बताया आपको, बिहार सरकार बिहार राज्य जैविक मिशन की स्थापना 2021 में की गई। इसका मूल उद्देश्य यही था कि पहला तो जो मिट्टी और जो वायुमंडल है उसके स्वास्थ्य में जो खराबी आ रही है उसको थोड़ा दूर किया जाए, और इसको दूर करने के लिए जैविक खेती अपनी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जैविक खेती को अपना तो लिया जाएगा, लेकिन जैविक बाज़ार हमारे पास अभी उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। किसान यही चाहते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं हम जैविक खेती अपना लेते हैं और सरकार इसमें सहायता भी दे रही है। 11,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष हम लोग सहायता भी दे रहे हैं, लेकिन वही 11,500 रुपये हम केवल इसलिए दे रहे हैं ताकि किसान प्रोत्साहित हो। अल्टीमेटली किसान को खुद खेती करनी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे किसान के लिए, सरकार की तरफ से हम लोग उसको बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कंपनियों को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं
कि आप आइए हमारे यहाँ जैविक उपज है उसको खरीदिए। और जैविक उपज अगर जैसे ही बाज़ार में जाने लगे, किसानों को अगर अच्छा मूल्य मिलने लगेगा तो किसान इसको खुद भी करना चाहेंगे। इसका दो फायदा उनको, पहला तो उनकी जो ज़मीन है उनका इतना हार्ड हो चुका है, ज़मीन की में पोषक तत्व कम गया है। और ये सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ये स्पष्ट रूप से दिखता भी है, उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए थे, जो मुख्य पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों में कमी आई है। तो किसान की ज़मीन भी अच्छी होगी और उनके उत्पाद है उसका मूल्य भी उसको अच्छा मिलेगा। और अगर मूल्य अच्छा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारे पास 21,000 किसान हैं, हम तो चाहते हैं कि और किसानों की संख्या बढ़े। कृष्णकांत जी ने कितना विस्तार से जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभान्वित होंगे। कृष्णकांत जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सहायक होगी। कृषि दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है आप तक जानकारियां पहुंचाना, ताकि आप सभी किसान भाइयों के आर्थिक विकास में बल मिल सके। आज के इस अंक में फिलहाल किसान भाइयों इतना ही। अगली बार रोचक जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।